मगर हमें तो ये पता है कि कम से कम 15-20 साल से हम धूल मट्टी खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। वही कंसल्टेशन दी गई, हमने थोड़ा बहुत एहतजाज भी किया है कि भाई इतना चौड़ा रोड है, इसको साफ सुथरा बना दें, यहाँ पर किसी ब्रिज की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी पैमाइश करें तो मेरा ख्याल है क्लिफ्टन से भी ज्यादा चौड़ा रोड है। ब्रिजेस जो है ना बेसिकली वो किसी भी अर्बन एरिया में उसकी जो मेजर उसके जंक्शंस होते हैं, नोड्स होते हैं, इंटरसेक्शंस होते हैं, उस पे जो ट्रैफिक वॉल्यूम और जो कंजेशन है ना उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए या उसको काम करने के लिए बनाए जाते हैं। अब क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ उनके पास रिसोर्सेज होते हैं तो वो इसी इशू को बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू केटर करते हैं या एड्रेस करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ताकि जो प्राइवेट व्हीकल्स की जो वॉल्यूम है या जो आप कह लें कि ट्रैवल डिमांड है पीक आवर की, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हल किया जाए, केटर किया जाए और रोड्स पे कम से कम जो है वो आपको प्राइवेट व्हीकल का वॉल्यूम और कंजेशन नज़र आए। इसके बरक्स कराची जैसे शहर में जो कि आप कह लें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक बड़ा शहर है, वहाँ हमें ब्रिजेस के का रुझान बहुत ज़्यादा नज़र आता है और उसकी रीज़न भी बेसिकली यही है कि इन शहरों के पास क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकें आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कैपिटल कॉस्ट है या उसकी जो लॉन्ग टर्म इन ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको बेयर करने के लिए। तो इसलिए स्पॉट और एड हॉक अरेंजमेंट्स की जाती हैं, डेवलपमेंट्स की जाती हैं जिसकी जो हमें नज़र आती हैं पब्लिक ये ब्रिजेस और अंडरपासेस की फॉर्म में। ये तो बेसिकली एक ऐसी डिस्कशन है, ये डिबेट है जो ऑन गोइंग है और इस पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, अर्बन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स जो हैं ये डिस्कशन करते रहते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में हम देख रहे हैं कि इस ब्रिजेस के कॉन्सेप्ट को कराची जैसे शहर में ना शदीद अब्यूज़ किया गया है। हमारी ये जो एक एलीट और प्रिविलेज क्लास है वो बेसिकली ब्रिजेस डेवलप कर रही है महज अपने कमर्शियल और पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सर्व करने के लिए। वैसे तो उसकी कई मिसालें मौजूद हैं जिसमें आप समझ लें गिजरी का फ्लाईओवर है, बादशाह खान का फ्लाईओवर है, वो शामिल है। लेकिन इसकी जो वर्स्ट डेमोंस्ट्रेशन है वो हमें नज़र आ रही है ये जो नया नाज़माबाद का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसकी शक्ल में। देखिए, ये जो नया नाज़िमाबाद का ब्रिज है, ये एक प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वहाँ के रेजिडेंट को बाकी शहर के साथ एक कन्वीनियंट एक्सेस प्रोवाइड करना है। इस तरीके से कि बीच में जो एक लो इनकम सेटलमेंट एरिया है, जिसको हम नुसरत भुट्टो कॉलोनी के नाम से जानते हैं, वहाँ की कंजेशन से थ्रू कराया जा सके। अब सुनने में तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है। देखिए, इसके अंदर दो मेजर इश्यूज हैं। सबसे पहला तो ये कि ये एक 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा जो कलंदिया चौक से शुरू हो रहा होगा और जाकर इस डेवलपमेंट के गेट पर लैंड करेगा। तो यानी ये किसी लोकल या रूटीन ट्रैफिक को तो एड्रेस नहीं कर रहा होगा, बल्कि उल्टा मजीद ट्रैफिक को ये ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट कर रहा होगा। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि इस ब्रिज का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा इस लो इनकम सेटलमेंट के ऊपर से गुजर रहा है और वो इस तरीके से गुजर रहा है कि बिल्डिंग फ्रंट टू फ्रंट, जिसको हम कहते हैं फसाड टू फसाड डेवलप किया जा रहा है। अब इस नौइयत की डेवलपमेंट के बहुत सारे इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट होते हैं जो डायरेक्टली इसकी विसिनिटी जो नेबरहुड होता है या एरिया होता है उसके ऊपर आते हैं। और इन इम्पैक्ट्स, सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को समझने के लिए
हमें ये देखना होगा कि आज से पहले कराची शहर में इस नौइयत के ब्रिजेस कहाँ बने। तो हमें दो प्रोमिनेंट एग्जांपल्स मिलती हैं। पहली गिजरी फ्लाईओवर, जिसके अंदर एक अप स्केल नेबरहुड जिसको हम DHA कहते हैं, उसने एक अपना कन्वीनियंट एक्सेस को इंश्योर करने के लिए बाकी शहर के साथ गिजरी मार्केट की कंजेशन को बाईपास किया। दूसरा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हमारे पास बाचा खान फ्लाईओवर, जिसके अंदर आपके पास एक एथनिक ग्रुप जो उस वक्त एक गिवन टाइम में एक पोजीशन ऑफ पावर में था, उसने अपने राइवल एथनिक नेबरहुड के ऊपर से इस ब्रिज को बनाया है। देखिए, इस पे सबसे ज़्यादा जो इतराज़ आता है, ये जो कॉरिडोर पे लोग रहते थे उनके इतराज़ात, और उन्होंने इसे रुकवाने के लिए केस भी किया था। इतराज़ात क्या थे कि ये हमारी खिड़कियों में जाके आई, सबसे बड़ा इतराज़ तो ये था। दूसरा ये था कि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा एतराज़ जो था, वो जो दुकानें नीचे थी, गिजरी का जो मार्केट, उनको था कि हमारी रोशनी, हमारी हवा ये रुकेगी, और उसके अलावा हमारे पास आएगा कौन, ये तो ऊपर से गुजर जाएंगे, हमारे तो कारोबार बंद हो जाएंगे। उनका एतराज़। मेरे तकरीबन 22-23 साल हो गए इस दुकान को बने को, और मैं यहाँ पर उसके बाद जो बड़ा अच्छा कारोबार था, यहाँ पर विंडो शॉपिंग बहुत होती थी। मतलब लोग गुजरते थे, गाड़ी रुक जाती थी, सामान ले जाते थे। उसके बाद जब ये ब्रिज बनना शुरू हुआ, 3-3.5 साल हमने कोई 1 किलो रोज़ बट्टी खाई नहीं, और हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो समझिए। हमने फिर दोबारा ज़ीरो से शुरू किया, क्योंकि कोई आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता था, कोई पहुँच ही नहीं सकता था, तो हमने ज़ीरो से कारोबार किया। अब मसला ये है कि जो हमारा क्लाइंट है वो सारा ऊपर से गुजर रहा है। अब हम क्लाइंट कहाँ से लाएं? रमज़ान में कोई रमज़ान ऐसा नहीं होता था जो हम दुकान नहीं खोलते। ब्रिज बनने से पहले 11-12 बजे तक रात को दुकान खुलती थी, बहुत अच्छी शॉपिंग होती थी। अब रमज़ान में यहाँ पर अंधेरा पड़ा। बिल्कुल, इस मार्केट का सारा दारोमदार डिफेंस के ऊपर है। सारे जो खरीदो फरोख्त करने वाले आते हैं, सारे यहाँ से डिफेंस से आते हैं। ऊपर मार्केट है, सैनिटरी की दुकानें हैं, लेकिन वो लोग जो हैं वो ज़ाहिर है जिनको फिर ऊपर से सहूलत मिले वो ऊपर से गुजर जाते हैं, नीचे से बहुत कम आते हैं। ठेले वालों ने, फ्रूट वालों ने ठेले लगाए हुए हैं जगह जगह, तो इतना रश होता है कि हर आदमी जो है वो कतराता है यहाँ रुकने से, यहाँ आने से। तो वो फिर या तो दूसरी मार्केटों का रुख करता है जहाँ सहूलत है, या फिर ये कि ऊपर से गुजर के एक बार चला जाता है यहाँ पे रुकने का। मगर एक जो अहम एतराज़ था, जिससे ज़्यादा मेरे ख्याल में बात नहीं हुई, कि ये सिर्फ इसका मकसद ये था कि जो आपकी KDA स्कीम 5 की आबादी है मशरिक़ की तरफ, एक एलीट एरिया है, वो ख़ियाबान हाफिज़ तक पहुंच जाए बग़ैर किसी रुकावट। उन्होंने ये नहीं देखा कि बहुत सारी ट्रैफिक जो थी, जो इस सड़क पे से गुजरती थी, वो गिजरी मार्केट की वजह से गुजरती थी। चाहे वो कैसे ही मार्केट था, डाउन ग्रेड मार्केट था, जैसा भी था, मगर वो गुजरती वहीं से थी। उसके नतीजे में वो ट्रैफिक वहीं से गुजरती रही, मगर अब घुट गई। पुल बनने के बाद रोशनी ख़त्म हो गई, हवा ख़त्म हो गई, पोल्यूशन सारे जो थे वो वहीं रहते हैं, क्योंकि ना हवा है ना सूरज है। और ऊपर से जो ट्रैफिक गुजरती है वो सिर्फ वही है जिससे वो पहले भी जहाँ से गुजरती थी, आप समझिए उसी तरह से गुजरती है, बहुत थोड़ी ट्रैफिक। तो उसका कोई मकसद तो निकला नहीं। अगर ट्रैफिक की हालत बेहतर करनी थी वो तो नहीं हुई, अगर चंद गाड़ियों को जगह देनी थी तो वो जल्दी से ऊपर से गुजर जाए, वो हो गया है। अगर वो जाके ख़ियाबान हाफिज़ की जो रोशनी आती है पहली, वो वहाँ फंस जाती है, काफ़ी देर तक फंसी है। बिल्कुल इन चीज़ों पे सोचा नहीं गया कि जब आप ब्रिजेस आपके बढ़ते ट्रैफिक का जो फ्लो ऊपर से जाता है आपका, तो अगर ऊपर की बात करते हैं तो हमारी एनवायरनमेंट की टर्मिनोलॉजी के अंदर आपके जो रोड्स होती है, ये पॉइंट सोर्स होती है एमिशंस का। जब गैसोलीन हमारे उसमें आती है, हमारी अभी भी गैसोलीन के अंदर जो हमारा पेट्रोल यहाँ आता है उसमें लेड आपका होता है, सही है, सल्फर उसमें होती है।
तो आपके और डिफरेंट आपके पता है कि एग्जॉस्ट से चीज़ें निकल रही होती हैं। मल्टीपल फ्यूल पे हमारी आजकल ट्रैफिक चल रही है, एलपीजी पे भी गाड़ियाँ चला रहे हैं लोग, सीएनजी पे भी गाड़ी चला रहे हैं, आपकी डीजल पे भी चल रही है, पेट्रोल पे चल रही है। फिर एक ये होता है कि आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी, हमारी गाड़ी की जो फ्लीट हमारा है नॉर्मली, से पब्लिक फ्लीट ले लें, बसेस ले लें या प्राइवेट फ्लीट ले लें, आप जो भी, उसमें इंजन की या इतनी ट्यूनिंग या इतनी मेंटेनेंस नहीं होती। 100% बहुत एफिशिएंट फ्यूल कंबस्शन नहीं होती। तो अनएफिशिएंट फ्यूल कंबस्शन में आपका वीओसीज जो होते हैं आपके, वो फ्यूल ज़्यादा होते हैं हमारे उसके अंदर। हम ये वीओसी लेवल्स मेरे नहीं ख्याल है कभी कोई मॉनिटर हो रहे हो। तो जब आपके ये ट्रैफिक के जो ब्रिजेस बनते हैं और इसके अगर साथ में कम्युनिटीज़ हैं, तो ये एलिवेटेड होते हैं तकरीबन, अगर ये 20-25 फीट ऊपर आपका चला गया ब्रिज आपके लेवल से, तो वहाँ से जब ये एमिशंस निकलते हैं तो ये इनकी आउटेज ज़्यादा होती है। ये कहीं ना कहीं सेटल होते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका वेदर पैटर्न उस दिन क्या है, आपके पास ह्यूमिडिटी कितनी है, आपके पास एयर डायरेक्शंस कितनी है, आपके पास जो है वो टेम्परेचर कितना है, उसके ऊपर ये चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं उसको जाके। और ये जब उस रोड से निकलते हैं और अगर उसके ऊपर ट्रैफिक कंजेशन होती है ऊपर से, जब ट्रैफिक कंजेशन पीक आवर से शुरू होती है, आप देखिए एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है गाड़ियों में, एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है, टेल से एग्जॉस्ट ज़्यादा निकलता है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा निकलती हैं। फिर ये होता है नॉइज़ होता है। आप नॉइज़ के जो ब्रिज से सबसे बड़ा एक सोशल इशू नॉइज़ का होता है, वाइब्रेशन का होता है। आप तसव्वुर करें कि आप एक दिन भर की मेहनत करने के बाद आप शाम में घर आते हैं, रात में आपको सोना है, सुबह आपने 6 बजे उठ के फिर घर से निकला, रात भर जिप 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 करके ना ट्रेलर्स गुजर रहे हैं और बड़ी-बड़ी उनकी मतलब 18 व्हीलर्स और 22 व्हीलर्स गुजर रहे हैं या गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कोई प्रेशर हॉर्न बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आपकी मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रिज का कि ख़ासकर अगर कमर्शियल एरिया है, तो कमर्शियल एरिया में आप ये देखें कि जो लोग वहाँ रहते हैं, तो वो कमर्शियल हमारे ऑपरेशंस बहुत लंबे होते हैं। लोग ऑलमोस्ट 12-14 घंटे जो है अपनी कमर्शियल उस पर एक्टिविटीज़ में रहते हैं। अभी अगर कोई दुकान है या कोई ऐसी चीज़ है तो वो एक्सपोज ज़्यादा होते हैं, वो कंटिन्यूसली एक्सपोज होते हैं। आप जाके रिवर्ट करके आप देख लें कि जितने ब्रिजेस बने उनका ऑपरेशन मैनेजिंग प्लान जो है, मॉनिटरिंग प्लान, वो मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा। लेकिन वो होता है, अगर वो देता भी है तो वो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग्स होती हैं कि आप कितनी, सोशल मॉनिटरिंग्स कोई नहीं करता, जो हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं कोई नहीं देखता, क्योंकि एनवायरमेंट के परव्यू में नहीं आता ये। सारा ट्रैफिक को रक्षा और ये बसें सब इधर से गुजरती हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर से जो फास्ट ट्रैफिक गुजरता है उसका भी बहुत धुआं होता है। सारा आप दरवाज़ा खोल दें, अगर देखते यहाँ लोड शेडिंग बहुत होती है, हमें दरवाज़ा खोलना पड़ता है, तो समझ लें कि उस दिन हम बीमार हो जाए। देखा ये गया है कि ऐसे इलाकों में जहाँ ये पुल बनते हैं और वहाँ हवा और ये आपकी पोल्यूटेंट्स वहाँ जाके निकल नहीं सकते फिर वहाँ से, तो उन इलाकों में बीमारी में इजाफा होता। अब देखें, पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स है। जो ऑटोमोबाइल होती है उसके होते हैं स्मार्ट पार्टिकल्स पोल्यूशन, को आप देख नहीं सकते। देखिए, स्मार्ट पार्टिकल्स की जो पोल्यूशन होते हैं वो जब आप इनहेल करते हैं, नॉट ओनली वो आपकी लंग में चले जाते हैं, लेकिन जो आपके खून की नालियाँ होती हैं उसके अंदर भी चली जाती हैं, जिसकी वजह से दिल की खून की नालियों को डैमेज होता है, जिससे आपकी हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और जो लंग्स में जाते हैं उसके आपको लंग्स के इशू जाते हैं, दमे के इश्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा मेमोरी लॉस, क्योंकि जो आपकी पूरी जिस्म में सोजिश बढ़ जाती है, जो पार्टिकल्स खून के अंदर जाते हैं तो पूरे जिस्म में सोजिश बढ़ जाती है, उस सोजिश की वजह से डायबिटीज़ भी हो जाती है, हार्ट डिजीज़ भी हो जाती है, अल्जाइमर, मेमोरी लॉस भी हो जाती है। और जो इंसान की ओवरऑल जो ज़िंदगी का स्पैन है, लॉन्जेविटी है, वो कम हो जाता है। So you can see there are many factors, multiple factors. For example, US में जहाँ पे मैं होता था, if I see 1 or 2 major heart attack a day, it's a busy day. And I see really Karachi and we see about 35 to 40 heart attacks a day. And we see patients who are 25-year-old, 30 years old, 45 years old, a lot of younger population. जहाँ तक risk factors का सवाल पैदा होता है ना, heart disease, there are multiple factors that go into play. Like, you know, we talk about diabetes हो गई, diet हो गई, inactivity हो गई। लेकिन अगर आप उन सारे फैक्टर्स को भी अगर दोनों तरफ इक्वल करें, वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ज़्यादातर हमारे मरीज आते हैं हार्ट अटैक से, उनके कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है। सो देयर माइट बी समथिंग एल्स गोइंग ऑन बिसाइड जस्ट योर ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर
कि जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ पाकिस्तान में बहुत, स्पेशली कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन में यहाँ पे कंजेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में इन एडिशन टू जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अदर रिस्क फैक्टर्स, आई थिंक इट्स माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट पोल्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। देखें, जो हमारी जो सिटी प्लानिंग सही नहीं हुई, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अलावा कोई भी शहर प्रॉपर्ली प्लान नहीं हुआ। फिर कराची में फॉर एग्जांपल आप देख लिया 1960 की दहाई में यहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख से कम थी, कभी कोई 20-25 करोड़ से ज़्यादा है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंजेशन, लॉट ऑफ पीपल, और सिटी की प्लानिंग उस तरह नहीं हुई जिस तरह एक मेजर मेट्रोपॉलिटन को होनी चाहिए। उसका फिर नुकसान क्या हुआ कि हमने शॉर्ट टर्म में एक शॉर्ट टर्म ट्रैफिक सोल्यूशन के लिए हमने ब्रिजेस इधर उधर बनाना शुरू कर दी, फ्लाई ओवर्स बनाना शुरू कर दी विदाउट रिगार्ड। जब आप फ्लाई ओवर बनाते हैं ओवर हेवीली कंजेस्टेड एरिया, ठीक है ना, और उसके नीचे लोगों का क्या पैटर्न होगा, कंजेशन क्या होगी, जो इमिशंस आ रही हैं ट्रैफिक की, वो इमिशन वहाँ से बाहर निकल रही है नहीं निकल रही, वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आ रही है नहीं। तो मेरे ख्याल में उन फैक्टर्स को नज़र भी नहीं रखा गया, और इसी वजह से आप यहाँ पे हाईली कंजेस्टेड एरिया पहले से थे, ऊपर से जब आपने ट्रैफिक पैटर्न इस तरह बना लिए हैं कि वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होने की बजाय एग्जैजरेट हो गए हैं। तो शायद वो भी एक फैक्टर है कि हमारी ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गई है, कंजेशन ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट है, पोल्यूशन भी बढ़ गई है, एंड एज यू नो पोल्यूशन कैन लीड टू अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। मेरे हिसाब से अर्बन एरियाज के अंदर किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के मल्टीपल रास्ते होते हैं, और इस किस्म के ब्रिज बनाने से पहले दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को और दूसरे रास्तों को और दूसरे तरीक़ेकारों को एवेल्युएट करने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा अगर ब्रिज बनाना या कोई चीज़ एरिया को ग्रेड सेपरेट करना इस बुनियाद के ऊपर ज़रूरी भी हो, तो हमारे यहाँ जो मैंने देखा है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम ब्रिज बनाने की बात करते हैं तो ब्रिज के नीचे के वर्क को हम अंडरटेक नहीं करते, या रादर हम जो पैसे रखते हैं अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो पैसों के अंदर सिर्फ ब्रिज की कॉस्ट तो शामिल हो जाती है, लेकिन नीचे के डेवलपमेंट की और इम्प्रूवमेंट की कोई कॉस्ट शामिल नहीं होती। बनारस कॉलोनी के ब्रिज, अगर 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है बनारस कॉलोनी का, तो जो बनारस कॉलोनी के नीचे जो ब्रिज का एरिया बना है, जिसके अंदर मंगोपीर रोड का क्रॉस सेक्शन बन रहा है, उसके राइट लेफ्ट टर्न्स हैं, उसके ब्रिज के नीचे की जो चीजें हैं, सड़कें हैं, एक्सेसिबिलिटी है, पार्किंग है, ठीक है ना, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। तो आपने एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाने वाले लोगों को तो तेजी से ब्रिज के ऊपर से गुजार दिया, लेकिन जो नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको क्योंकि आपने तवज्जो देके कोई पार्ट ऑफ द प्लान ही नहीं रखा, ना उसकी कोई बजटिंग रखी, ना उसमें कोई डिजाइन इंटरवेंशन किया, ना उसमें कोई इंप्रूवमेंट प्लान किया, तो वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। तुम इन दोनों प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो गिजरी का ले लो या चाहे तुम ये ले लो अपना ये बनारस कॉलोनी वाला, दोनों में अगर तुम देखो तो नीचे की आबादी डिप्राइव इसलिए हो गई है कि नीचे के ऊपर काम नहीं किया गया। अब आप देखिए नुसरत भुट्टो का जो इलाका है उसमें से आराम से ट्रैफिक जा सकती थी, कोई रुकावट नहीं है वहाँ किसी किस्म। अगर नहीं, वो पुल बनाना ज़रूरी था ताकि गरीब इलाके में से ना गुजर। अगर गरीब इलाके से गुजरेंगे तो आपकी जो रियल एस्टेट वैल्यू है वो घट जाएगी। हालांकि ये भी गलत है। आप देखिएगा कि नुसरत भुट्टो का जो इलाका है कॉलोनी का, उसकी कीमतें कितनी बढ़ेंगी, बहुत बढ़ेंगी, और उसकी वजह यह है कि वहाँ जगह गुजरने यहाँ पुल बनने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े रोड थे, ये 5-5 लाइनों के रोड थे ये, यहाँ पुल बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। पुल सिर्फ बनाए गए हैं एक तो करप्शन के लिए, और दूसरी बात ये कि आगे फेस 8 को रास्ता देने के लिए। लेकिन पुल बनने के नुकसानात इतने ज़्यादा हुए हैं कि उतना फ़ायदा नहीं हुआ पुल बनने का जितने नुकसान हुए। अगर इसको रोड के ऊपर सिर्फ ट्रैफिक का जो मतलब सिस्टम है उसको सेट कर दिया जाता तो मेरा ख्याल ये पुल की ज़रूरत नहीं थी। ये खामखा ये आगे वालों को फ़ायदा देने के लिए, जबकि वो भी नीचे से गुजरते हैं, ऊपर से वो भी नहीं जाते। कि जब ये बन रहा था तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस है उन्होंने विज़िट की थी, उन्होंने इसको रोक दिया था। हमने एहतजाज किया था, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो वहाँ तक पहुँचाए थे, तो उन्होंने रोक दिया था इसको। उसके बाद फिर 6 महीने 8 महीने बाद दोबारा जो जब उनका
टाइम पीरियड पूरा हो गया, दूसरा है तो उसके बाद फिर ये दोबारा शुरू किया गया है ये, वरना उस वक्त ये रुक गया था। वही कंसल्टेशन नहीं की, हमने थोड़ा बहुत एहतजाज भी किया है कि भाई इतना चौड़ा रोड है, इसको साफ सुथरा बना दें, यहाँ पर किसी ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसकी पैमाइश करें तो मेरा ख्याल है क्लिफ्टन से भी ज़्यादा चौड़ा रोड। देखिए सॉल्यूशंस तो मौजूद होते हैं और बनाए भी जा सकते हैं। दुनिया भर में अगर हम देखें तो फ्रीवेज को और इस तरह के ब्रिजेस को बड़ी तेज़ी से रिमूव किया जा रहा है। सबसे बड़ी एग्जांपल तो हमारे सामने सोल सिटी का जो एक रिवर है उसके ऊपर एक 10 किलोमीटर लंबा ब्रिज था जिसको रिमूव किया गया, और इस तरह रिमूव किया गया कि उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी वापस आया, उसकी लैंडस्केप भी बनाया, बिल्कुल एक खूबसूरत लैंडस्केप भी रिस्टोर किया गया। इसके अलावा हम देखें तो यूएसए में, अकेले यूएसए में तकरीबन 18 एक फ्रीवेज जो हैं उनको रिमूव किया जा चुका है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो क्या इन जगहों के में जब ये फ्रीवेज रिमूव किए गए हैं तो क्या ये ट्रैफिक कंजेशन वापस आ गई है? नहीं, वो इस तरह रिमूव किए गए हैं कि अल्टरनेट सोर्सेज के थ्रू उनको एड्रेस किया गया है, और ना सिर्फ उनकी ट्रैफिक कंजेशन जो बेसिकली इंड्यूस्ड डिमांड के प्रिंसिपल पे काम करती है, उस प्रिंसिपल को एड्रेस करते हुए कंजेशन को भी रिमूव किया गया है, और सबसे बड़ी बात उनकी जो सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट थे नेगेटिव, वो ख़त्म कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लैंडस्केप, सबसे बड़ी बात है लैंडस्केप आपका वो वापस रिस्टोर हुआ है। तो ये जो नया नाज़माबाद का जो केस है वो तो बेसिकली देखा जाए तो एक 300 मीटर का एक कर्व है जिसको जो प्रॉब्लमेटिक नज़र आता है अगर हम डेवलपर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उस कर्व को तो कई सोल्यूशंस है, कई मेथड हैं जिनके थ्रू उसको किया जा सकता था, प्रोवाइडेड हम उस पर उस तरह सोचें उसके सोल्यूशंस को बियॉन्ड एक 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाने के बजाय। मिसाल के तौर पे इस 300 मीटर का जो एक कर्व है इसकी बेसिक तो तरीका ये है कि आप उसकी सरफेस को इम्प्रूव करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और जो जहाँ तक उसकी ट्रैफिक की वॉल्यूम की बात है उसको हम एक डायरेक्शन में आप सरफेस पे ले जाएं एड ग्रेड, और दूसरी तरफ आप अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है ट्रैफिक की तो आप उसको सब स्ट्रक्चर यानी किसी किस्म का टनल या अंडरपास बना के छोटा सा आप उसको एड्रेस कर सकते थे। ये तो वो सोल्यूशन है जो ऑन टॉप ऑफ आवर माइंड जो हम बता सकते हैं कि ये है, अगर आप अलाउ करते या आप पूछते या ये वो थॉट को प्रिवेल करने की इजाज़त मिलती तो इस तरह के कई सोल्यूशन मिल सकते थे। लेकिन एटलीस्ट ये 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज और जिस कॉस्ट पे वो बनाया जा रहा है सोशल एनवायरमेंटल कॉस्ट पे, ये तो कहीं भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। होता है ना यार, बस जिसने जो मर्जी होती है करना, उधर जिसके पास पावर होती है उसी का मैसेज भी चलता है, वही सब चीज़ें सब, कोई फ़ायदा नहीं है इससे, परेशानी। देखिए ये जो नाज़माबाद का किस्सा है और दूसरे भी जो किस्सों का हमने जिक्र किया है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका जो प्लानिंग प्रोसेस है, आपके प्लानर्स की जो सोच, आपके सियासतदानों की जो सोच है, उसमें एक बहुत बड़ा एंटी पुअर बायस है। ये जो करीब है वो अलग है, उसका शहर से वास्ता नहीं, वो इतना ज़बरदस्त रेजिलियंस है उसमें कि वो हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकता। और ये आप पढ़ते जैसे अखबारों में रेजिलियंस का लफ्ज़ घड़ी घड़ी आता। अगर ये सोच ना होती तो ये पुल भी ना हो सकता, और ये पुल इस वास्ते है क्योंकि ये सोच है।